तो आज शुरू करते हैं एक नया उपन्यास गोरखधंधा, जिनके लेखक हैं रमेश गुप्ता। और ये नॉवेल मैंने पढ़ी है, काफ़ी दिलचस्प है और आपको भी मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। तो चलते हैं आज नए उपन्यास के साथ। सामने नॉर्थ ब्लॉक की विशाल भव्य और दूर दूर तक फैली लाल पत्थरों की इमारत थी। मेट्रो स्टेशन से निकलकर सुधांशु कई सड़कों और चौराहे पार कर कि इस इमारत के सामने पहुंचा तो पल भर के लिए वह भौचक्का सा रह गया। उसे लगा इस इमारत की विशालता के सामने उसका व्यक्तित्व कितना बौना और ओछा है। फिर भी उसके अंतर्मन में सफलता के उत्पन्न गर्व और गरिमा की भावना उपजी और उसके संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। यही वह इमारत है जिसे उसका संपूर्ण जीवन समर्पित होने जा रहा था। उसने अपना सीधा हाथ कोट के जेब में डाला। लंबा भूरा ऊपर किनारे की ओर भारत सरकार की सेवार्थ शब्दों में अंकित वह महत्वपूर्ण लिफाफा उसकी जेब में था। उसने उसके भीतर रखे कागज को महसूस किया। उसकी अंतिम चेतावनी उसे याद आ गई। यदि आपको यह ऑफर अपॉइंटमेंट नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकृत हो तो 20 दिसंबर तक अपनी स्वीकृति भेज दें। उसके पश्चात 24 जनवरी तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी, जिसे उप सेक्रेटरी भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को रिपोर्ट करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपकी इस नौकरी में कोई रुचि नहीं है। वह मुस्कुरा पड़ा। अगर नौकरी में रुचि नहीं होती तो क्या वह इतना टंटा मोल लेता। 2 साल असिस्टेंट ग्रेड सहायक श्रेणी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में वह बैठा था। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के लिए मथुरा से दिल्ली आना पड़ा था। फिर 10 महीने बाद रिजल्ट निकला। उसका नाम अखबार में आया था। फिर करीब 7 महीने बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। उस दिन 24 जनवरी थी। वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने इस भव्य और विशाल इमारत के सामने हाजिर था। वह हमेशा के लिए दिल्ली आ गया। घर से चलते समय माँ बहुत रोई थी, पर उसने स्थिति को संभाल लिया। यूं तो उसका भी दिल भर आया, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दिया था। माँ को समझाया था कि दिल्ली में पांव जमाते ही वह उसे अपने साथ ले आएगा। सुधांशु लाल इमारत के चबूतरे पर पहुंचा। मुख्य द्वार के ऊपर घड़ी लगी थी, जो न जाने कब से 3:45 बजा रही थी। उसका शीशा भी टूटा हुआ था। मुख्य द्वार के बाहर ही 3 दुकानदार पटरी पर अपना सामान सजाए बैठे थे। एक फाउंटेन पेन वाला, दूसरा बनियान और रुमाल बेचने वाला और तीसरा अखबार वाला। क्या यही फाइनेंस मिनिस्ट्री है? सुधांशु सोचते हुए बोला। उसने मिल्क बूथ के पास ठिठक कर कई व्यक्तियों से पूछा। वे सब इतनी हड़बड़ी में थे कि किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री में किस से मिलना है? एक मधुर मीठी सी आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। कैसा सुखद आश्चर्य था। जिन ने पूछा वह बिना उत्तर दिए आगे चले गए। जिससे नहीं पूछा वह उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। वह थोड़ा संकुचाया। एक अपरिचित अविवाहित महिला से बातें करने का उसका यह पहला मौका था। मथुरा जैसी संकुचित विचारधारा और संकीर्ण मनोभावना वाले शहर में अगर किसी राह चलती लड़की से कोई पूछ बैठे तो वह चप्पल उतार लेगी मारने के लिए। यदि उसका पिटने का मूड न हुआ तो अन्य राहगीर अपने हाथ की खुजली मिटा लेंगे। उसने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने। सुधांशु अपने आप को बिगड़ पड़ा। आखिर वह बार बार दिल्ली से मथुरा क्यों पहुंच जाता है? उसने अपने को संतुलित कर कहा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी सेक्रेटरी से मिलना है। लड़की ने कहा, चलो मेरे साथ। तब सुधांशु ने कहा, आप उन्हें जानती हैं? लड़की ने कहा, नहीं। फिर मैं भी इसी मंत्रालय में काम करती हूँ। लड़की ने कहा, किस पद पर? सुधांशु ने साहस जुटाकर पूछ लिया। तब लड़की ने जवाब दिया, असिस्टेंट के पद पर। असिस्टेंट?
सुधांशु चहक पड़ा। उसे एकदम ऐसा लगा जैसे किसी अनाम सुदूर अजनबी प्रदेश में अकेला भटक रहा था और वह अकस्मात ही उससे कोई अनाम आदमी मिल गया है। वह उसके अनाम के पीछे पीछे घिसटता हुआ सा एक विशाल हॉल में पहुंच गया। वहां से सीढ़ियां चढ़कर वह इमारत के एक और दरवाजे पर पहुंच गया। वहां दो संतरी खड़े थे, ऊनी भूरी वर्दी पहने। उनके कंधों पर पीतल का बिल्ला लगा था जिस पर 3 अक्षर अंकित थे, क्या अब भी है, CSIF। वह लड़की तो संतरी को पास दिखाकर आगे बढ़ गई, पर उसके पास तो कोई पास नहीं था। संतरी ने सीधा हाथ बढ़ाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और बोला, पास। सुधांशु ने कहा, वह तो नहीं है। तब संतरी ने कहा, 10 नंबर गेट पर जाओ। तो सुधांशु ने पूछा, किस लिए? वहां के संतरी ने बोला, पास बनवाने के लिए। वह लड़की एक लंबे से गलियारे में बढ़ती चली जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुधांशु 2 कदम पीछे हट गया। पास वालों के अंदर जाने के लिए रास्ता देने की खातिर वह एकटक उसी की ओर देखता रहा जिधर वह लड़की गई थी। वह चली गई थी पर उसके मन पर एक अव्यक्त झीनी सी छाप छोड़ गई थी। उम्र कोई 25 या 26 के आसपास की रही होगी। चेहरा बदन, अच्छी लंबाई, गेहुआ रंग, आंखें बड़ी बड़ी, तीखे नए नक्श, किशमिशी रंग के रेशमी साड़ी और उसी से मिलता हुआ ऊनी कार्डिगन। कितनी सादगी थी उसमें। न लिपस्टिक, न रंग पाउडर, बस हाथ में झूलता हुआ एक काला भारी बैग, हाथ में मुड़ा अंग्रेजी का अखबार, किसी की मदद करने का मन में दृढ़ संकल्प, निर्भीकता का अद्भुत संगम, फिर भी बड़ी बड़ी आंखों से झांकती एक अनाम उदासी। इतना सोचते हुए सुधांशु ने कहा, अबे सुधांशु के बच्चे, सरकारी दफ्तर का में पहला दिन, अभी तो नौकरी भी शुरू नहीं की है और तू इस इमारत में मिलने वाली पहली ही लड़की को देखकर शायर हुआ जा रहा है। चल भाग जल्दी से दौड़कर 10 नंबर गेट पर पहुंचकर पास बनवा। सोचते हुए 10 नंबर गेट की ओर चला। रिपोर्ट कर डिप्टी सेक्रेटरी को। मर्दोबा कहेंगे, बेटा नौकरी में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। तुरंत वह दबे पांव 10 नंबर गेट की तलाश में चल पड़ा। पूछते पूछते वह वहां पहुंच गया। खूबसूरत बड़ा कमरा, सोफे पड़े हुए थे, फर्श पर कालीन बिछे थे। सोफे पर तरह तरह के अमीर से लगने वाला और विदेशी से दिखने वाले लोग बैठे थे। बीच में चमचमाती मेज पर एक चुस्त और बना ठना सा नौजवान बैठा था और उसकी बगल में ही मरियल सी अधेड़ावस्था की महिला बैठी थी। मेज पर एक प्लास्टिक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था रिसेप्शनिस्ट। मेज पर एक मोटा सा रजिस्टर खुला था। उस पर कीमती सूट पहने एक व्यक्ति झुका हुआ कुछ लिख रहा था। एक निहायत खूबसूरत सा ब्रीफकेस उस व्यक्ति के पाँवों के पास रखा था। सुधांशु उस व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, पास चाहिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं उस बने ठने नौजवान में और न उस मरियल सी महिला में। उसने फिर अपनी मांग दोहराई तो रिसेप्शनिस्ट ने उंगली से सोफे की तरफ इशारा कर दिया। वह कुछ नहीं समझा, वहीं खड़ा रहा। एक अन्य व्यक्ति आया। उसने रिसेप्शनिस्ट को एक व्यक्ति का नाम बताया जिससे वह मिलना चाहता था। मुझे पास चाहिए। वहां जाकर बैठ जाओ, नंबर आएगा तो बुला लेंगे, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मुझे किसी से भेंट नहीं करनी है, जब नंबर आएगा तो बात करना। मुझे रिपोर्ट करना है, मेरे पास नियुक्ति पत्र है। किस पद के लिए? सुधांशु ने कहा, असिस्टेंट। शाम से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उससे फिर एक कुर्सी दिखा दी। इस बार उसका व्यवहार ऐसा अपमानित करने वाला था मानो उसके सामने जीता जागता असिस्टेंट नहीं खड़ा हो।
बल्कि एक मक्खी उसकी नाक पर मंडरा रही हो जिसे उसने उंगली से उड़ा दिया हो। वह कक्षा में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। स्वागत अच्छा नहीं हुआ था। इस नौजवान रिसेप्शनिस्ट को एक नए असिस्टेंट के लिए कुछ तो सम्मान देना चाहिए था। उसने प्रतियोगिता परीक्षा की खूब तैयारी की थी। एक पत्रिका में उसने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, सेंट्रल सेक्रेटरीट की संपूर्ण इमारत को सहारा देने वाले मेहराब हैं असिस्टेंट। यदि असिस्टेंट नहीं हो तो यह पूरी इमारत ढह जाए। महत्वपूर्ण नीतियों के नियमन, निर्धारण और क्रियान्वयन का प्रमुख उत्तरदायित्व असिस्टेंटों पर है। पंत जी के इन शब्दों ने उसे सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना प्रदान की थी। उसके आँख को बल मिला था। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर उसे महसूस हुआ था कि अब वह सचमुच कुछ हो गया है। वास्तव में वह कुछ महत्वपूर्ण बन गया है। उसी पत्रिका में एक अफसर के संस्मरण भी प्रकाशित हुए थे। असिस्टेंट से सेवा शुरू कर के वह डिप्टी सेक्रेटरी बन गया था। जिस समय वह असिस्टेंट था, पंत जी होम मिनिस्टर थे। उसने एक नीति संबंधी फाइल पर सारे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले परिपत्र का मसौदा तैयार किया। वह फाइल सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, उप डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से होती हुई स्पेशल सेक्रेटरी के पास पहुंची। उन्होंने असिस्टेंट के मसौदे को मोड़कर फाइल के नीचे रख दिया और एक नया मसौदा तैयार कर दिया। उन्हें असिस्टेंट का मसौदा पसंद नहीं आया था। फाइल पंत जी के पास गई। वहां से लौटकर उन्हीं यात्रा पड़ावों पर होती हुई वह सेक्शन में पहुंच गई। परिपत्र जारी हो गया। जब उसकी एक प्रति विशेष सेक्रेटरी के पास पहुंची तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल पूरी लाइन को तलब कर लिया। फिर वह बिगड़ कर बोले, यह तो वही मसौदा है जो असिस्टेंट ने तैयार किया था। मेरा मसौदा कहाँ है? असिस्टेंट ने स्थिति का नजाकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वह उस फाइल को लेकर आया था। उसे विशेष सेक्रेटरी के आगे रख दिया। असिस्टेंट से ऊपर और विशेष सेक्रेटरी के नीचे के सारे अफसर परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर है। लौटती यात्रा में कौन अफसर फाइलों को देखता है। सब के सब संक्षिप्त हस्ताक्षर मारकर फाइल को नीचे खिसका देते हैं। उन्होंने देखा कि असिस्टेंट विजयी सम्राट जैसा खड़ा मुस्कुरा रहा है और विशेष सेक्रेटरी के चेहरे पर छाई रोशनी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब आप लोग जा सकते हैं, कहते हुए विशेष सेक्रेटरी ने फाइल असिस्टेंट को पकड़ा दी। उसकी गर्दन लटक गई थी। विशेष सेक्रेटरी के कमरे से बाहर आते ही संयुक्त सेक्रेटरी ने रोबदार आवाज में पूछा, यह क्या चक्कर है? श्रीमान पंत जी ने विशेष सेक्रेटरी द्वारा प्रस्तुत मसौदे को मोड़कर फाइल के नीचे रख दिया था और मेरा ड्राफ्ट वहां से निकालकर उसे मंजूर कर दिया था। असिस्टेंट ने शांत से गर्दन उठाकर कहा था। सुधांशु की गर्दन भी गर्व से ऊंचा उठ गई। उसी सर्वोच्च परंपरा का एक हिस्सा बनने के लिए वह आ पहुंचा है। पर यह खलनायक जैसा रिसेप्शनिस्ट आड़े आ गया है। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 11 बजने वाले थे। साथ ही उसे महसूस हुआ जैसे उसके बाद आए लोग के पास बनाए जा रहे थे। वह फिर उठा और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, मेरा पास बनाइए, देर हो रही है हमें, 11 बज गए हैं। घबराओ नहीं बादशाह हो, रिसेप्शनिस्ट ने व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मुझे रिपोर्ट करना है, सुधांशु ने कहा। तब रिसेप्शनिस्ट ने खींचकर कहा, ठीक है कर देना, जरा सब्र रखो, दोपहर से पहले का मतलब होता है
12 बजे तक घंटे भर के लिए घूम आओ। सुधांशु ने कहा, नहीं नहीं, पहला दिन है, कहीं डिप्टी सेक्रेटरी नाराज हो गए तो। रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ा। क्यों हंसा था वह सुधांशु को समझ में तब नहीं आया था, बाद में अंदर जाकर समझ में आया। खैर, रिसेप्शनिस्ट ने उसका पास बना दिया और डिप्टी सेक्रेटरी का कमरा नंबर बता दिया। वह लाल इमारत के एक बड़े द्वार पर खड़े संतरी को अपना पास दिखाकर अंदर घुस गया। एक खास तरीके का जंतर मंतर, भूल भुलैया, गलियारे में लोहे और कांच की अलमारियों की कतारें थी। बड़े बड़े कमरों में इंसान भेड़ियों बकरियों की तरह भरे पड़े थे। गलियारों में एक जगह बड़ी जोड़ की बदबू सा भभका। वह ठिठका। उसने देखा वह शौचालय का बाहर खड़ा था। नाक पर रुमाल रखकर वह आगे बढ़ गया। आगे पीछे ऊपर नीचे डिप्टी सेक्रेटरी के कमरे की तलाश करने में उसे करीब 15 मिनट लग गए। इस बीच उसकी मुलाकात बंदरों, इंसानों और व्यापारियों से हो चुकी थी। वह डिप्टी सेक्रेटरी के कमरे में जैसे ही घुसने को हुआ, हे की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि आधुनिक फैशन के कपड़े पहने एक नवयुवक उसके पास न जाने कहाँ से अवतरित हो गया। बढ़ते हुए बालों, टांगों से चिपकी हुई जीन्स, काफ़ी ऊंची हील के जूते। किससे मिलना है? युवक ने सुधांशु से पूछा। सुधांशु ने हिचकते हुए उत्तर दिया, डिप्टी सेक्रेटरी से। तब उस युवक ने कहा, वह तो अभी नहीं आए हैं। घर से नहीं आए हैं? सुधांशु ने घोर आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसमें चौंकने की क्या बात है? सर तो रोज 12 बजे आते हैं। अच्छा, रोज ही 12 बजे आते हैं? सुधांशु ने आश्चर्यचकित होकर दोहराया। रिसेप्शनिस्ट की हंसी का रहस्य अब उसको समझ में आया। उसकी हंसी कह रही थी, बेटा जल्द क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो प्रतीक्षा करनी ही है, चाहे यहाँ करो चाहे अंदर जाके करो। काम क्या है? उसने पूछा। तब सुधांशु ने कहा, मुझे रिपोर्ट करना था। उसने कहा, क्या दिहाड़ी पर चपरासी लगे हो? दिहाड़ी पर लगने वाला चपरासी? सुधांशु का मुंह तमतमा गया, पर शीघ्र ही उसने अपने अंदर के उफान पर शांति के छींटे मार लिए। फिर वह थोड़े सलीन किंतु तेज स्वर में बोला, नहीं, मैं असिस्टेंट होकर आया हूँ। ऐसा है बाबू, तो मेरे साथ आओ, कहकर वह व्यक्ति चल पड़ा। सुधांशु के सामने उस व्यक्ति का पिछलग्गू बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाबू शब्द ने भी उसे मात किया था, पर वह व्यक्ति उससे कहीं ज़्यादा कीमती और ठाठदार कपड़े पहने हुए था। वह पहले दफ्तर में था, अतः वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। वह युवक एक बड़े से कमरे के बाहर ठिठक गया। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया, कहकर वह अंदर कमरे में चला गया। इस बीच सुधांशु ने कमरे के बाहर लगे 3 बोर्ड पढ़ डाले, राम सिंह उपाध्याय, चक्रवर्ती रामकृष्णन और अशोक डे। 2 मिनट बाद वह युवक कमरे से बाहर आया और बोला, अंदर जाकर श्री रामकृष्ण से मिल लीजिए। सुधांशु अंदर घुस गया। छोटे से कमरे में 3 सीट पर 3 व्यक्ति बैठे थे। इन तीनों में राधा रामकृष्णन कौन है यह कैसे पता चले? सबसे पहले मेज पर जो अधेड़ सा व्यक्ति था, सुधांशु उसी से पूछा, आप ही श्री रामकृष्णन हैं? तुमने अंदर जाने के समय खटखटाया क्यों नहीं? वह अधेड़ व्यक्ति भुनभुनाया। सुधांशु ने कहा, माफ कीजिए, मुझे श्री राधाकृष्णन। उधर उंगली के इशारे से उस उधर व्यक्ति ने खिड़की के बराबर वाली मेज की तरफ संकेत कर दिया। श्री रामकृष्णन फोन पर बातें करने में व्यस्त थे। सुधांशु वहां जाकर खड़ा हो गया। उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, न ही उसकी उपस्थिति पर कोई ध्यान दिया गया। उसे बुरा लग रहा था। वह अपमानित सा महसूस करता हुआ खड़ा रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में बातें हो रही थी। सुधांशु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 5 मिनट बाद
फोन वार्ता समाप्त हुई तो राधाकृष्ण ने सुधांशु की तरफ देखकर उदासीन स्वर में पूछा, कहो। सुधांशु कुछ नहीं बोला। उसने नियुक्ति पत्र उसके सामने खिसका दिया। रामाकृष्णन ने उस पर उचट्टी सी निगाहें डाली और रूखे स्वर में बोला, किस सेक्शन में? फिर स्वयं ही बताया, AD3। AD3 क्या? सुधांशु अकचकाया। एडमिनिस्ट्रेशन 3 सेक्शन यानी प्रशासन सेक्शन 3। रामाकृष्णन ने एक फाइल खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहाँ है? सुधांशु सहम कर पूछा। खुद पता करो। सुधांशु बाहर आ गया। उसने घड़ी में देखा 12 के ऊपर हो चले थे। गलियारे के एक कोने में खड़े होकर वह AD3 को तलाशने की योजना बनाने लगा। तभी भूरी वर्दी पहने एक व्यक्ति उधर से गुजरा। सुधांशु ने उसे AD3 का पता पूछने तो बोला, हम तो नए हैं इधर, बाहर से डाक लेकर आए थे। कमरा में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कई लोग से पूछताछ के बाद उसे AD3 की खोज कर ही ली। उसे काफ़ी चलना और भटकना पड़ा। वह सेक्शन तो रामकृष्णन के कमरे से 5 कमरे पीछे ही था। पता नहीं कमरों के बाहर ये लोग सेक्शन की सूची देने वाली तख्ती क्यों नहीं लगाते हैं। वह मन ही मन भुनभुनाया। उसकी वह मंजिल आ गई थी जहां उसे रिपोर्ट करना था। जैसे ही वह AD3 में घुसने को हुआ, बड़े जोर से बंदूक चलने की आवाज हुई। धाएं धाएं। उसका हृदय कंपाया। यह क्या हो रहा है यहाँ? चांद मारी। तभी सेक्शन के अंदर से व्यक्ति बाहर आया। उसकी घबराहट और सकपकाहट देखकर वह मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत बरखुरदार, बंदर भगाए जा रहे हैं। वह निश्चिंत हो गया। सुधांशु प्रशासन सेक्शन में घुसा तो उसे किसी कारावास में पहुंच जाने जैसी अनुभूति हुई। बड़ा ही विचित्र माहौल था वहां का। पर्याप्त बड़ा कमरा था वह, पर कितनी भीड़ भाड़ थी उसमें। दीवार से सटी 2 बड़ी मेज रखी थी। उस पर फोन रखे थे। जरूर वे अफसरों की मेज थी। उन पर कंप्यूटरों के साथ फाइलों के अंबार भी लगे थे। इन मेजों के सामने दीवार की तरफ मुंह कर के बैठे कर्मचारियों की कतारें थी। चारों तरफ फाइलें और कागज एक लाइन में उनके कंप्यूटर लगे हुए थे। उन पर ऑफिस की महिला कर्मचारी कार्य कर रही थी। एक कोने में स्टील की लकड़ी और 5 अलमारियां थी। उनके ऊपर भी कागज लदे थे। वहाँ 2 सीटें और लगी थी। शायद चपरासी और दफ्तरी की रही होगी। उस भीड़ भरे माहौल में कम बातें ज़्यादा हो रही थी। कुछ सीटें खाली भी थी। सुधांशु ने दरवाजे के पास ही स्टील की अलमारी से सटी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से पूछा, AD3 के सेक्शन ऑफिसर सर कौन है? वह सामने बैठे हैं, मूंछों वाले, व्यक्ति ने बताया। सुधांशु उधर ही चल पड़ा। मेजों की कतारों के बीच बेहद संकरा रास्ता बचाता हुआ सेक्शन ऑफिसर के सामने पहुंच गया और बिना कुछ कहे सुने नियुक्ति पत्र उसके सामने खिसका दिया। बैठ जाओ, सुधांशु ने कहा। धन्यवाद, कहकर सुधांशु कुर्सी पर बैठ गया। अफसर ने चिट्ठी पढ़ी और फिर दीवार घड़ी की ओर देखते हुए वह बोला, तुम 12 बजे के बाद आए हो, इसलिए आज दोपहर पहले से रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर दोपहर बाद तुम काम शुरू कर सकते हो। उससे क्या अंतर पड़ेगा? सुधांशु ने सबका आकर पूछा। यहीं की तनख्वाह का मीटर काम से चालू होगा, मूंछों वालों ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधांशु ने उस अधिकारी को गौर से देखा। इतनी गंदी खिचड़ी मूछें उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। यही नहीं, उस इंसान के चेहरे पर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत बीमार है। खैर, उसे इन बात से क्या लेना देना। पर वह एक दिन के
वेतन की आहुति देने के मूड में नहीं था, इसलिए वह बोला, मैं तो ठीक 10:30 बजे इधर पहुंच गया था। इधर तो तुमने 12:30 बजे रिपोर्ट किया। सुधांशु का, मैं डिप्टी सेक्रेटरी साहब के पास रिपोर्ट करने गया था, वह 12 बजे तक नहीं आए। फिर मुझे एक व्यक्ति किन्हीं रामाकृष्ण के पास रामाकृष्णन नहीं, वह प्रशासन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। जो भी हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे AD3 में भेज दिया। कहते कहते सुधांशु का स्वर कड़क हो आया। अरे यार, बहस करने से क्या फ़ायदा ना, सरकारी नौकरी का पहला दिन है, कुछ चाय वाय के साथ होना चाहिए। यह क्या, आते ही बहस करने बैठ गए? सुधांशु ने अपने पीठ पीछे से आते ये शब्द सुने तो उसकी गर्दन पीछे मुड़कर देखा। उस व्यक्ति ने सेक्शन ऑफिसर की आंख मारी थी, यह सुधांशु ने देख लिया था। उसकी समझ में आ गया कि उसकी पीठ पीछे खड़ा व्यक्ति सेक्शन ऑफिसर का चमचा है और वे दोनों देर से आने का चक्कर चलाकर उससे चाय झटकना चाहते हैं। यूँ प्रेम या खुशी से चाय तो क्या, वह खाना भी खिला देगा, किंतु अपने आप को ठगाने के लिए वह कतई तैयार नहीं था। इसलिए वह बोला, क्षमा कीजिए, मैं चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीते? कहाँ से छूट कर आए हो बादशाह हो? पीछे खड़े व्यक्ति ने पूछा। सुधांशु ने कहा, मथुरा से आ रहा हूँ। ब्रजवासी हो, फिर तो कृष्ण कन्हैया की तरह रसिक होगे, वहाँ के लोगों की तरह भांग पीते होगे, चाय क्यों अच्छी लगेगी? ये सारी व्यक्तिगत बातें हैं, इन पर चर्चा छोड़िए और मेरी रिपोर्ट लीजिए। सुधांशु ने थोड़ी सुसुकता से कहा। अरे रमेश खूबचंदानी कहाँ गया? सेक्शन ऑफिसर ने पूछा। जी आज मंगल है ना, घर गया है, रमेश बोला। और फिर दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। सुधांशु को कुछ समझ में कुछ नहीं आया। वह उलझा हुआ सा बैठ रहा, गंभीर और उखड़ा हुआ। वही तुम्हें लंच के बाद आना पड़ेगा, इस समय डीलिंग असिस्टेंट नहीं है, सेक्शन ऑफिसर ने कहा। मैं तब तक क्या करूं? मौज, पीछे खड़े रमेश ने कहा। फिर वह बोला, इतनी ठंड है, चाय पियो, मूंगफली गुटकते हुए धूप खाओ। पर रमेश ने उसकी बातों के बीच में ही काटते हुए कहा, पर क्या, चलो मेरे साथ, अकेले बोर हो जाओगे। रमेश के साथ सुधांशु बाहर आ गया। देखो दोस्त, तुम मेरा नाम तो जान ही चुके हो, मैं इस सेक्शन का सीनियर असिस्टेंट हूँ। बस इस मूछ वाले के खिसकते ही मेरा मौका आ जाएगा। सुधांशु ने पूछा, किस चीज़ का? तब उसने कहा, सेक्शन ऑफिसर बनने का। सुधांशु ने इस सब में कोई रुचि नहीं थी। उसे तो बस यह समझ में नहीं आया कि रमेश की उम्र करीब 50 के आसपास रही होगी। क्या 25 साल से वह असिस्टेंट के पद पे ही रगड़ा खा रहा है? चलो एक बार तुम्हें कैंटीन दिखा दूं, कहता हुआ रमेश उसे कैंटीन में ले गया। दोनों ने चाय पी। सुधांशु को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह लंच टाइम नहीं था, फिर भी कैंटीन पूरी भरी हुई थी। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चाय पीकर वे दोनों इमारत के बाहर आ गए। नॉर्थ ब्लॉक के दक्षिणी भाग में राष्ट्रपति भवन को जाने वाला मार्ग था। उसी के समानांतर थे हरी धूप के लॉन और पानी के फव्वारे। काफ़ी लोग धूप में टहल रहे थे। कुछ कर्मचारी टोलियां बनाकर लॉन में बैठे ताश खेल रहे थे। एक स्थान पर साधु सा दिखाई देने वाला एक व्यक्ति कुछ कर्मचारियों के सामने प्रवचन कर रहा था, रामायण के दोहे सुना रहा था। यह सामने राष्ट्रपति भवन है और यह है सामने साउथ ब्लॉक। इसमें 2 मंत्रालय हैं, डिफेंस और विदेश मंत्रालय, रमेश बोला। वहीं पर फेरी वाले मूंगफली और अमरूद बेच रहे थे। रमेश के कहने पर सुधांशु ने मूंगफलियां खरीद ली।
फिर वे उन्हें खाते हुए विजय चौक की तरफ चले गए। लाल पत्थर छतरी के पास खड़े होकर रमेश ने कहा, वह है संसद भवन, उसके बाद रेल भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन, यही समाई है सारी केंद्रीय सरकार। और वह रहा सुदूर में भव्य इंडिया गेट। सुधांशु ने नॉर्थ ब्लॉक के परकोटे से सारे भवनों को देखा। इस मनोरम दृश्य को देखकर उसके मन प्रसन्न हो गया। सामने बिखरी थी वह लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़क, जिस पर से होकर उसी दिन सुबह गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ था। आधे दिन के प्रथम अनुभव से मन में जो अवसाद का कोहरा छाया था, वह अपने कार्यालय के इर्द गिर्द के वातावरण की भव्यता और विशालता को देखकर छटने लगा था। यूँ भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, पर गांव में अभी लोग इसे लाट साहब का दफ्तर समझते हैं। काफ़ी देर धूप में टहलने के बाद सुधांशु से रमेश कहा, अब चले।